मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है, इसमें जो अहम बातें सामने आई हैं, घर का भेती लंका ढाए वाली बात हो रही है, क्योंकि जासूसी के आलात की दिलचस्प कहानी जो सामने आई है कि वो कैसे जासूसी के आलात से अपने मरीजों को धोखा दिया जाता रहा और खान साहब की नज़रों में खुद को पारसा पहुंचा हुआ वली बताते रहे। इसके अलावा परवेज इलाही साहब ने गवर्नर की एडवाइस पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कौम को बहरान से निकालने का जो वाहिद तरीका है वो बता दिया है। मौजूदा हुकूमत ने सबसे जो आते अहम काम किया वो नैब कानून में तरमीम की। अब नैब कानून से क्या किसी आम आदमी को कोई फ़ायदा हुआ? इक़्तिदार हासिल करने से कबल हर लीडर एक कामयाब टीम का अवाम को बताता है, मगर इक़्तिदार में आने के बाद वो टीम कहाँ गायब हो जाती है। तो आखिर में ये बात भी होगी कि ये जो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, क्या इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा होता है या कि वो अशराफिया के लिए जमहूरियत को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब आते हैं इसकी तफसील की तरफ। सबसे पहले बात यही करते हैं कि जब इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान साहब भी जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा था मेरे पास 300 बंदों पता नहीं कि 300 बंदों की टीम है, कामयाब टीम है, हम इस मुल्क को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाएंगे। इसी तरह बतौर वज़ीर आला तो शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी सारे कारनामे करते थे, काफ़ी सारे उनके इस बात का जो है वो उन्होंने अपना सिक्का जमाया हुआ था कि वो एक कामयाब हुक्मरान है। लेकिन वफाक में आने के बाद इस मुल्क की जो खोखली जड़ें हो चुकी थी, क्या इसको वो अपनी सही राह पर चलाने में कामयाब हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे? उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि सारी टीम जो है उनकी अपनी नहीं है, मांगे तांगे के ये सारे इकट्ठे हुए हैं, एक इन्होंने अपना बनाया हुआ है, अलहाक किया हुआ है। तो इसलिए अब वफाक में जब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए तो डॉलर कुछ थोड़ा नीचे गया, तो अवाम को तासर दिया गया कि अब डॉलर आगे चढ़ के भाग जाएगा, लेकिन डॉलर आगे पीछे होता दिखाई नहीं दे रहा, महंगाई में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इसकी कई एक वजूहात होंगी। जो ज़्यादा मुझे देखने में, जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि सारी टीम जो है वो शहबाज शरीफ साहब की अपनी नहीं है। बहुत सारी पार्टियां इसमें आई हैं, या तो वो खलूस से काम नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जो सीट दी गई है, इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने बैरूनी जो हमारी फ़ज़ा ख़राब थी उसको उन्होंने दुरुस्त कर लिया है, बहाल कर रहे हैं। सारी तो नहीं हुई, लेकिन यह है कि बिगड़ा हुआ काम जो है वो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होता। यह है कि अब गरीब आदमी जो है उसकी जीने का, उसके ज़िंदा रहने के जो आसार हैं वो कम होते जा रहे हैं कि खाने को कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब इसमें सूबाई हुकूमत का भी अपना पूरा किरदार है कि तरक्याती कामों पर तवज्जो तो बहुत दे रहे हैं, अपने मेंबरान को राज़ी करने के लिए फ़ंड तो जारी हो रहे हैं, लेकिन रोज़मर्रा अशिया जो है उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई चीज़ दुकानों पर हाथ नहीं लगाने दे रही गरीब आदमी को। आटा भी पहुंच से बाहर निकलता जा रहा है, और बाकी चीज़ें तो जो थी उनको तो वो जाए जहन्नम में कह दो, क्योंकि उनके बगैर बंदा कुछ न कुछ गुजारा कर जाता है।
हालांकि गुजारा तो किसी चीज़ के बगैर भी नहीं होता, लेकिन उनमें कोई कमी बेशी कि जहाँ घी किलो इस्तेमाल होता था लोग कहेंगे 3 पाव कर लेते हैं। मगर ये कैसे मुमकिन है कि जो आदमी 2 रोटियां खाता है उसको 1 रोटी दे दी जाए। तो इसलिए महंगाई सिर चढ़ कर बोल नहीं रही बल्कि नाच रही है और किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। और सबसे बस ये कर दिया है कि अब आटा लाइन में लग के ले लो। ये पुराना रवाज एक फिर दोबारा से आ रहा है कि अब मजदूर मजदूरी करने जाएगा या वो लाइन में लगकर आटा लेगा, क्योंकि वहाँ फ़ौरन जाते हुए तो मिल नहीं जाता और उसका ये भी नहीं है कि 24 घंटे जब कोई फारग होगा जाके ले आएगा। वो मखसूस टाइम में आटे की लाइन लगती है, उसी में जाना होता है और वही गरीब की मजदूरी का टाइम होता है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि गरीब आटा लेने जाएगा या कि मजदूरी दिहाड़ी लगाने जाएगा। तो ये कौम को किस हाल पर, किस जगह पर पहुंचा दिया गया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो मेरे नाजरीन जो है वो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। बिजली है, बिजली भी पहुंच से दूर है। गैस पहली बात तो आती नहीं, अगर मतवातर आनी शुरू हो जाएगी तो इसका बिल गरीब आदमी नहीं दे पाएगा। अब बिजली लोड शेडिंग वो भी हो रही है। अब ये बात तो सामने आ जाती है कि चंद जो नूरानी मखलूक है, जमहूरियत का फ़ायदा सिर्फ उनको हो रहा है। वो मखसूस लोग हैं, मखसूस ख़ानदान हैं, मखसूस फैमिलियाँ हैं जिनके लिए कानून भी रास्ता बनाता है, जिनके लिए थानों में भी रास्ता बन जाता है, जिनके लिए बाकी भी फ़वाइद जो है वो उनको मिलते रहते हैं। लेकिन आम आदमी जो है, आम आदमी तो जलील और ख्वार हो रहा है। वह एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ लाकानूनियत होती है, तीसरी तरफ आप अदालतों में जाएं तो साल तरीक़ों उसी तरह मतलब ख्वार होते रहते हैं। तो ये अब समझ से बाहर है कि हमारे हुक्मरान किस कदर बेहिस है। वो मैं इन हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, पिछला दौर भी ऐसे गुजरा है, बल्कि हम तो शुरू से ऐसे ही देख रहे हैं कि मास है वो अशराफिया जो होती है, उसके अलावा आम आदमी जो है वो इसी तरह ख्वार और जलील ही होता रहता है। कि महंगाई जो आया उसने कहा मैं महंगाई कम करने आ रहा हूँ, उसने उससे भी ज़्यादा की है। अब इमरान खान दौर देख ले, उन्होंने भी पिछले दौर से बहुत ज़्यादा महंगाई को ऊपर पहुँचाया और ये जो आए थे इनका भी ये ख्याल था, लेकिन इनको जितने मसाइल मिल चुके हैं महंगाई की तरफ ध्यान कौन देगा। अब इनकी खुशकिस्मती कह लो या बदकिस्मती कह लो कि इनके दौर में सैलाब आ गया। अब सैलाब जाहिर है उसमें कोई शक नहीं है कि वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी जो हाल हो रहा है उनकी मदद करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, जो कर सकता है उसे करनी चाहिए। मगर ये जो इलाके सैलाब से बच गए थे, रोटी तो इन्होंने भी खानी है। अब इनके लिए क्या बंदोबस्त है। हर बंदा अपने मामलात ही सीधे कर रहा है। अब आ जाए इस बात पर, हमें क्या नैब जो था, नैब के कवानीन वो तो सिर्फ अशराफिया पर असरअंदाज हो रहे थे। आम आदमी का क्या लेना देना है नैब से। वो तो बेचारा 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, नैब को क्या कहेगा वो। तो उसके वहाँ पर तरमीम करना तो फ़र्ज़ था इनके लिए, क्योंकि वो तरमीम करनी बहुत ज़रूरी थी, वो कर ली। अब ये जो थाने कचहरी का कल्चर है इसमें तरमीम किसने करनी थी, लेकिन यह है कि ये उनको पर असर नहीं हो रहा। यहाँ पर कोई ख़ास उन पर मुकदमे दर्ज नहीं होते, यहाँ पर गरीब आदमी पर दर्ज होते हैं। यह थाने का कल्चर जो है ये गरीब आदमी पर असरअंदाज हो रहा है। अब इसीलिए वो जो परवेज़ मुशर्रफ ने पुलिस आर्डिनेंस बनाया था वो सिर्फ
गरीबों के लिए बना था, उसका नुकसान सिर्फ गरीब को है। अमीर ज़ादों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? कि वो तफ्तीशी गरीब आदमी के लिए असर पड़ता है कि अगर वो बिक गया है या उसने अपना काम कर लिया है तो वो उस गरीब को तंग करेगा। लेकिन अमीर और साहिब हैसियत लोग जो है वो तो निज़ाम ही बदल देते हैं ना, तफ्तीशी बदल देंगे, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तफ्तीश का तब्दील ना होना, जो मुकद्दर में एक दफ़ा तफ्तीशी मिल जाए, अब तफ्तीशियों का आपको बखूबी अंदाज़ा है कि तफ्तीशी जो है वो किस तरह से पेश आते हैं और उनको किस तरह राज़ी किया जाता है। तो ये पुलिस ऑर्डिनेंस अब पुलिस ने तब्दील ही नहीं करने दिया, ना करने देते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ऑर्डिनेंस ये तब्दील हो जाए तो डीपीओ नहीं रहता, वो एसएसपीओ के वो डीसी के अंडर चला जाता है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम किसी के नीचे नहीं आएंगे, हम उनके नीचे काम नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने उनके नीचे काम नहीं करना तो बाकी तो कर देते, बाकी निज़ाम ये तफ्तीश वगैरह का भर ले तो ठीक कर देते, ये भी नहीं कर सके। तो ये करने से भी पुलिस की अजारादारी जो है उस पर असर पड़ता है, उस पर फ़र्क पड़ता है कि वो अजारादारी कम होती है, कि वो जो उनके इख्तियारात हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए इसको तो नहीं वो बदलने दे रहे। अब इमरान खान साहब ने कौम को बहरान से निकालने का जो वाहिद हल बताया है उसकी तरफ आते हैं। उनका कहना है कि रूल ऑफ लॉ, दोबारा इलेक्शन, मेरिट पर गवर्नेंस। अब इलेक्शन के नतीजे में अगर दोबारा इलेक्शन ही इस सारे मामलात का हल होता तो एक इलेक्शन वो भी हुआ था जिसमें पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, वो भी इलेक्शन ही था। तो इलेक्शन, क्या इलेक्शन ही हल है? मेरे ख्याल में इलेक्शन हल नहीं, इनका किबला दुरुस्त होना हल है। इलेक्शन जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था 71 के इलेक्शन में, वो भी इलेक्शन ही थे। तो इसलिए इलेक्शन इतना बड़ा हल नहीं है, इनका सबका किबला दुरुस्त होना जो है ना वो हल है। अब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ, खान साहब 3.5 साल रूल ऑफ लॉ को दुरुस्त करने के लिए कम नहीं थे, मगर खान साहब आपने उस वक्त किसी के कंधों पर डाल दी और खुद लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। अगर उन 3.5 सालों में रूल ऑफ लॉ का कोई सिलसिला ठीक कर जाते तो मेरी इन बातों का तो बाज़ दोस्तों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये है कि इस रूल ऑफ लॉ को ठीक करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि जब इक़्तिदार में होते हैं तो रूल ऑफ लॉ इनके आगे आगे भागता है, तो ये समझते हैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। रूल ऑफ लॉ का पता उस वक्त लगता है जब बंदा हिज़्ब इख्तिलाफ में आ जाए, जब कहीं सुनवाई ना हो रही हो और ये रूल ऑफ लॉ बंदे के लिए मुसीबत बना हुआ हो। तो लिहाजा ये साहिब इक़्तिदार जितने लोग आते हैं, मत भूलें कि सारी उम्र इक़्तिदार में रहना है। आप हिज़्ब इख्तिलाफ में भी आएंगे और हिज़्ब इख्तिलाफ में आकर आपके साथ यही कानून जो आप आज हिज़्ब इख्तिलाफ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिज़्ब इक़्तिदार वाले मत भूलें कि ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ में आएंगे आप पर यही कुलिया इस्तेमाल होगा। मैं सुन रहा था कि हमारे एतजाज़ सैयद हैं, उमर चीमा साहब है, वो अपनी जो गुफ्तगू है उसमें ये बात कर रहे थे कि ये उन्होंने बड़ी 100% दुरुस्त बात की है कि नैब के कानून जो बदले गए हैं, अगर तरमीम करनी थी तो इससे बेहतर था कि अदालती निज़ाम में तब्दीली करते ताकि आम आदमी को कोई फ़ायदा होता। ये 100% नहीं,
100+% बात दुरुस्त है कि आम आदमी जो है वो इस मुआशरे में अवाम की नज़रों में जमहूरियत क्या है, क्या ये मखसूस लोगों के लिए, मखसूस लोगों के अलावा आम आदमी को कोई फ़ायदा इससे मिलता है? नहीं, ये अशराफिया के लिए है, उनको ही फ़ायदा होता है। तो यही अदालती निज़ाम, यही पुलिस कल्चर, इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी था, मगर आने वाली हुकूमत ने सिर्फ नैब के क़वानीन तब्दील किए। अब हिज़्ब इख्तिलाफ इसी बात का तो वावेला कर रहा है कि तब्दीली सिर्फ नैब में की क्योंकि ये नैब मुतासरीन थे। अगर ये सारी तब्दीलियां कर देते, सारे में कोई ना कोई पेशरफ्त होती, कोई बेहतरी लाई जाती, तो ये तो ना कहते हिज़्ब इख्तिलाफ वाले, फिर वो कहते पूरी कौम के लिए कोई बेहतरी लाई है। तो लिहाजा ये हमारा अदालती निज़ाम जो है या पुलिस कल्चर जो है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर कोई इसको करेगा तो वो कौम की दुआएं ले सकता है, क्योंकि ये कौम जो यहाँ मुतासर होती है वो किसी को स्वाय इलेक्शन में वोट देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। इसलिए इसका नहीं सोचना, ये नंगे पाँव फिरे, खाली पेट फिरे, नंगे बदन फिरे, कोई परवाह नहीं है। बस इनके साथ तस्वीरें बनवाओ, इनके साथ जाके ये कह दो कि देखो यार हमारा लीडर कितना है कि गरीबों के अंदर घुस के जाके तस्वीरें बनवाता है। और भाई तस्वीरें बनवाने से अपनी सियासत तो चमका लेते हो, क्या इन गरीबों को कोई फ़ायदा पहुंचता है? बिल्कुल नहीं पहुंचता। अब आ जाते हैं कि जो अरसलान सती रहमतुल्लाह, वो जो मेजर अब्दुर्रहमान कहते हैं, आरजी नाम उसका अरसलान बताया जाता है, वो जो जासूसी रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद कहानी और भी आगे निकली है कि रहमतुल्लाह साहब जो है, अरसलान सती उसका नाम बताते हैं, सऊदी अरब में है वो इतना बड़ा मुबैना तौर पर पता चला है वारदातिया पीर बना हुआ था। अब उस पीर की एक कहानी जो सामने आई है वो ये कहानी है कि उसने अपने आप को पीर साबित किया। पीर इस तरह किया कि जासूसी के आलात उसके पास थे और हमारे यहाँ से कोई जर्नैल साहब उनके लिए वो काम करते थे। और जब होता यह था कि कोई भी बात जो एजेंसियां इकट्ठी करती थी और वज़ीर आज़म हाउस पहुंचनी होती थी वज़ीर आज़म के सामने, तो उससे पहले वो पीर साहब को पहुंचा दी जाती थी। पीर साहब अपनी मरीदनियों को बता देता था कि ये काम होने वाला है, मेरा इल्म ये बता रहा है, तो उसके बाद वो काम हो जाता था, क्योंकि फैज़ हमीद साहब ने तो बता दिया होता था कि ये फाइल एक जा रही है। ठीक है, तो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बदजन करने के लिए वो पीर साहब अपने कुलिये इस्तेमाल करते रहे और मरीदनियों को बताते रहे कि आपके खिलाफ आसम मुनीर, जनरल आसम मुनीर साहब जो है ये कोई करप्शन की फाइल लेके आने वाले हैं और ये आपकी हुकूमत के लिए ख़तरा है। तो वो पहले से जाके इमरान खान साहब को बता देते थे कि जी आपके ख़िलाफ़ जो है वो आसम मुनीर साहब ये प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं, ये को फाइलें लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद वो आ जाती थी तो पीरों और मरीदों का इत्काद और भी पक्का हो जाता था कि बड़ा पहुंचा होया पीर है जी। और पता चला है कि उसके पास वो सारी रिकॉर्डिंग और सारी वायरलेस सिस्टम जो थे, जो लगाए हुए थे, उसके ज़रिए उसे सारी इतला दी जाती थी और वो जो है ख़ुद को पीर साबित बना रहा था और इनको उन्होंने अपनी मरीदनियाँ बनाया हुआ था। और ये मरीद खैर ये तो नहीं बताते होंगे इमरान खान साहब को
कि हमें कहीं से स्टोरी मिलती है। ये तो अपने ही कह रहे होंगे ना कि जी हमारा इल्म नजूम जो है वो ये बता रहा है कि आपके साथ ये होने वाला है। तो ये बस हमारे ईमान की कमज़ोरियाँ कह लो। तो इन चीज़ों पर हमारा यकीन जब हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। जो है अब घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो वो पीर साहब ने मरीजों को ये बताया है कि मैं किसी लंबे चीले पे जा रहा हूँ और गायब हो गए, क्योंकि वायरलेस सेट जो बंद हो गए हैं उनको पता है कि अब मरीज कोई गायबी बात पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि जिन तो गायब हो गया। जिन वही था, वो जो वायरलेस सेट चल रहे थे वो जिन थे, वो आके इनको बताते थे। तो उससे पहले इनको पता तो वैसे ही चल जाता था। उसके बाद ये अपनी मरीजनियों पर इंकिशाफ कर देता था और अपनी जो है मकाम उनकी नज़रों में बहुत पहुंचा हुआ पीर बन जाता था। अब उस पहुंचे हुए पीर की जो है ना वो भी काबू आने वाला है, क्योंकि वहाँ सुना है गायब हो गया है, लेकिन कहाँ जाएगा। सऊदी अरब में कितना गायब हो सकता है बंदा। तो वो पीर जो था वो जनरल फैज साहब का और बुशरा बीबी का ये जो है एजेंट था। जनरल फैज साहब का जो एजेंट था वो ही बुशरा बीबी साहबा का पीर बना हुआ था। और बुशरा बीबी साहबा जो है ये इमरान खान साहब को और बताते थे। और ये मुबैना तौर पर पता चला है कि ये कहानी जो है ये हमारे सामने आई है। ये गौर भट्ट साहब ने इंकिशाफात की है। इससे पहले काफ़ी सारे सहाफ़ी भाई जो है वो इसका इंकिशाफ कर रहे हैं कि ये बातें हुई हैं। तो इससे साबित हुआ कि इमरान खान साहब को इन लोगों ने मिलजुल कर अपने हाथों में खिलौना बनाया हुआ था और ये खेल रहे थे। और इसका मास्टर माइंड जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। अब फैज़ हमीद साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए कौन कौन से जो है वो हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन कुदरत वाले को ये मंजूर नहीं था। ये जासूसी के आलात जो है, ये पीरी मरीदी के दावेदार जो है ISI की कार्रवाइयों को वजीर आजम के पास पहुंचने से कबल इस किस्म के इंकिशाफात करके इमरान खान साहब की नज़रों में पहुंचे हुए पीर का दर्जा हासिल करते रहे हैं। तो बहरहाल इस मुल्क, इस कौम के साथ जिन जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं या बेवकूफ़ बनाया है इस कौम को, इनको NRO कम अज़ कम नहीं मिलना चाहिए। ये NRO देकर कितने गरीबों के यानी कह लो कितने गरीबों के साथ जुल्म होता है। तो बहरकैफ इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अगर दोस्तों को मेरी बातें कुछ पसंद आई हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।